और भाई कैसे हैं आप सब। फिर से मुलाकात हो रही है। पिछली बार की मुलाकात के हिसाब से हम अगर बात करें तो आपका पॉलिटिकल कॉज हमने खत्म कर दिया था। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल कॉज से ही अगर सारी की सारी सवालों को तुम जवाब दे सकते हो जो तुम्हारे बोर्ड में आएगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज के लिए मैंने छोड़ कर रखा था इस खंड में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो अरे कोई बात नहीं, चलता है। अब देखो तुम पहले समझो कौन सा कॉज होगा वो। क्या वो सोशल कॉज है? ना भाई ना। क्या वो इकोनॉमिक कॉज है? ना भाई ना। वो है आपका इमीडिएट कॉज। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनाता है इमीडिएट कॉज पे। मैक्सिमम हर 1-2 साल में वो रिपीट हो ही जाता है वो क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन क्या है, वहां तक पहुंचे कि लास्ट में आए? अरे लास्ट में आएंगे अभी। स्टार्ट करें क्या करें स्टार्ट? सोशल एंड रिलीजियस कॉज से। एक बात बताओ, पिछली बार जब मैं तुम्हें पॉलिटिकल कॉज पढ़ा रहा था तो मैंने बार बार कुछ चीजों के बारे में बोला था। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कि ग्रीड ही सबसे बड़ा कारण था कि हमारा जो डायनेस्टी है, हमारा जो किंगडम है वो ब्रिटिश की तरफ कॉलोनाइज हुआ। ठीक है। अब एक बात बताना, एक पॉइंट जो मैंने शायद मिस कर दी थी। 1857 से पहले क्वीन विक्टोरिया का शासन ही नहीं था मेरे भाई। 1857 से पहले शासन किनका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1857 की लड़ाई इतनी तगड़ी थी ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार से मदद मांगनी पड़ गई। और उस मदद के हिसाब से जब उन्होंने काम शुरू किया तब जाके क्वीन विक्टोरिया ने हैंड ओवर कर लिया चीजों को। याद रखना 1857 के बाद क्वीन विक्टोरिया के पास गया था, उससे पहले किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी। याद कर लिए? चलो अच्छी बात है। पॉलिटिकल कॉज रिवीजन करो। डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप और कौन कौन सा था? अरे हम बताएंगे तो रिवीजन तुम क्या करोगे? सोचो, अभी स्टार्ट कर दें। अरे यार क्यों दुखी करते हो यार तुम सब। कोई बात नहीं, नहीं बताऊंगा। सही में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। किताब खोलो पढ़ो। अब आगे आते हैं, सोशल एंड रिलीजियस कॉज पे आते हैं। ठीक है। हमारा ना इंडिया जो है वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे मानता है। खास करके वो जो हमारा जो दो रिलीजन है, हिंदू और मुस्लिम। तो कंक्लूजन हिंदू पे करूंगा मैं, कहानी हिंदू से शुरू करूंगा और खास करके इनको फोकस करूंगा क्योंकि उस समय डोमिनेटिंग पॉपुलेशन किनका था? इविल प्रैक्टिस किन में हो रही थी? जो दोनों चीज इन दो इसमें सबसे ज्यादा दिख रही थी, तो मैं पहले बात नहीं करता हूं। मुस्लिम्स की बात कर दी जाएगी क्योंकि वो उस समय उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिखाए थे। उनका जो पार्ट था ड्यूरिंग वॉर एज अ सोसाइटी काफी कम विजिबल हुआ था। ठीक है। तो हमारी बात शुरू होती है सोशल एंड रिलीजियस कॉज पे। अरे भाई एक बात बता, तुम्हारे घर में डोमिनेट कौन? मम्मी की पापा? पापा की मम्मी? जल्दी बता। अब तुम बोलोगे नहीं भाई, हमारे घर में जब भी तू मैं होते हैं तो हमारी मम्मी जीतती है। हाँ, लेकिन मेरे भाई को एक बात बता, एग्जैक्टली तो डोमिनेट पापा कर रहे हैं। मम्मी अपने हक के लिए लड़ रही है। मम्मी तो बोल रही है भाई हम खाना नहीं बनाएंगे, हम बाहर घूमने जाएंगे। पापा मना करते हैं कभी कभार। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सबके घर पे हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे ऐसे ही हो रहा है। राजस्थान जैसे हमारे स्टेट्स, एमपी जैसे बहुत सारे स्टेट्स जहां पे गर्ल्स को डायरेक्टली सेल कर दिया जा रहा है ताकि आप शादी कर सके। हरियाणा सेक्स रेशियो इतना कम है, फीमेल्स को ज्यादा वहां पे डोमिनेंस दी जा रही है। क्यों? शादी के लिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्हें वही करना है। उनको वो सोशल जो होता है ना, रूढ़िवादी सोच में बांध देना है। अरे ये रूढ़िवादी सोच 1857 से पहले बहुत ज्यादा थी। राजा राम मोहन रॉय, पता नहीं मदन मोहन मालवीय, पता नहीं कितने लोगों ने लड़ा इस चीज के लिए यार। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलके एक सबसे बड़ी चीज को खत्म किया, वो था सती प्रथा। अच्छा एक बात बताओ, राजा राम मोहन राय कहाँ के थे? बंगाल के।
अरे रॉयस नहीं समझो ना यार, ROY, बंगाली सरने में भाई। अब ये मत बोलना मैं बायस हो रहा हूँ यार, जो है तो है यार, सब यही चलता था। तो अब ये जो सती प्रथा था उसमें क्या होता था, याद करने के लिए बताता हूँ। हाँ, बात तो हमारी हो रही सती प्रथा की। हमेशा आज के भी कल्चर में तुम नोटिस करोगे तो गर्ल्स का एज क्या होता है शादी के टाइम पे, बॉयज से छोटा। और उस समय ये और ज्यादा था, जो बड़े बड़े जमींदार थे वो पता है क्या करते थे, उनका एज है खुद का 40 और वो शादी कर रहे हैं 15, 18, 20, 21। अब बताओ पहले कौन मरेगा, ये कि ये, शायद ये ना। हाँ, ऐसा बहुत बार होता था कि जब इनकी शादी हुई उसके कुछ की तो शायद उम्र 57 प्लस होता था यार, ठीक है। तो उनका साथ क्या होता था ना कि अब ये इनकी शादी इतनी उम्र, छोटी उम्र में हो रही है, इनकी उम्र बहुत बड़ी है, इनका हुआ दैट। अब ये अकेले तो है नहीं, ये कर रहे हैं 4-5 शादी। अब शादी के बाद ये इविल प्रैक्टिस की जाती थी कि भैया अब हस्बैंड मर चुका है तो हम क्या करें, ये बोलती थी हम क्या करें। सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करता नहीं था एज अ विडो। इस पे भी राजा राम मोहन रॉय ने बहुत अच्छा काम किया, बताऊंगा, ठीक है। पहले तो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। वो आपका जो हस्बैंड का ग्रेव होता था उस पे जाकर लेटी और उनका भी साथ में हुआ सती दहन, डेथ, जला दिया गया जिंदा। अब बताओ, डिड यू इमेजिन योर ओन कि भाई आपके हाथ पे एक छोटा सा चोट लगता है तो आप कितना दर्द करता है, और वो लड़कियों को ऐसे जला दिया जा रहा है। मुझे तो सोचती है अजीब सा लगता है यार कभी कभार, बट था सो था। बहुत ज्यादा धन्यवाद करूंगा राजा राम मोहन रॉय का और उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर्स थे जिन्होंने इस प्रैक्टिस को कम से कम खत्म करने में मदद की उनकी। एज अ इंडियन आई नेवर रिस्पेक्ट द ब्रिटिश, सच बोलो तो ऐसा नहीं कि हाँ जो उन्होंने किया उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, उन्हें मैं ये बोलूँगा हाँ ठीक है अच्छा किया, नहीं, बट ये चीज़ सही किया यार उन्होंने। इविल प्रैक्टिसेस हमारे कल्चर्स में काफ़ी ज़्यादा थे, उन्हें ख़त्म करने की जो कोशिश थी वो बहुत अच्छी थी। हाँ, मगर आज के ज़माने में, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगा, बुरा मत मानना भाई, लेकिन ज़्यादा सोचना भी मत उस चीज़ के बारे में। बट एक बात बताना, किसी कांग्रेस वाले के सामने तुम बीजेपी की तारीफ कर दो तो कांग्रेस वाला लड़ता है कि नहीं लड़ता है? तुम उसके रेगुलर बिलीफ को तोड़ रहे हो। चलो छोड़ो कांग्रेस बीजेपी, तुम्हारे घर में अगर एक तरीके से तुम खाना खा रहे हो कि हाँ मैं इधर प्लेट रहेगा इधर चम्मच रहेगा ऐसे ही खाना खाऊंगा, और किसी अलग तरीके से आएगा तो तुम्हें एक के लिए अजीब लगता है। जो तुम्हारा रेगुलर हैबिट है अगर उससे अलग कुछ करोगे तो तुम्हें अजीब लगेगा। एंड व्हेन यू डू द थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर एक्टिविटीज, भाई तो तुम विरोधाभास करते हो। और वो तुम, अब भैया ब्रिटिशर्स एंड राजा राम मोहन राय पूरे कम्युनिटी के लिए ही विरोधाभास खड़ा कर दिया। कम्युनिटी यूनाइट हो गई, भाई ये तो हमारी चीजों को तुम खत्म कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यार, आज भी है। एक चीज मैं बताता हूँ, मैंने कभी एक लाइन सुना था और हमेशा बोलना चाहता था, ऑलवेज फॉलो प्रोग्रेसिवनेस, वो मोरल्स जो आपको प्रोग्रेसिवनेस में हेल्प करे। बट हमारी सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे हैं ना जो उन मोरल्स को फॉलो करते हैं जो उन्हें रूढ़िवादी बना के रखते हैं, अपने पास्ट कल्चर की तरफ ज्वाइन करके रखते हैं। नो डाउट वी हैव टू बी ग्राउंडेड, हमें अपने पास्ट कल्चर के साथ ज्वाइन रहना चाहिए। बट यार अब ये इस तरह की इविल प्रैक्टिसेस जिसमें आप किसी के डेथ के कारण बन रहे हो और आप बोल रहे हो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं उस लड़की के लिए, हाउ इट विल यार। व्हाट अबाउट विडो मैरिज है? अब विडो मैरिज की बात करोगे तुम तो क्या प्रॉब्लम है? जब ये तैयार है कि हाँ हाँ अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हैं,
और इनके जो पार्टनर है वो भी तैयार है कि हाँ हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो आप सोसाइटी को क्या दिक्कत है? अगर किसी को एक नई लाइफ मिल रही है, नया सोसाइटी मिल रहा है, नया जीने का कारण मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? ये तो शायद अच्छी चीज होगी ना भाई। मुझे आप लोगों में से तो बहुत लोगों का नहीं पता होगा कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये दो चीज जो बंद हुआ वो बहुत अच्छी चीज हुई। बट हमारी सोसाइटी हो गई इसके अगेंस्ट में खड़े। चलो इसी बहाने कुछ तो अच्छा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एक लाइन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब वो लड़े ब्रिटिशर्स से इस बात पे, तो ब्रिटिशर्स को एक सोशल, अब हम इसको उनको सोशली भी बाइकआउट किया गया, ठीक है। अब वो हो रहे हैं सोशली बाइकआउट, उन्हें बोला जा रहा है भैया आप हमारे निजी मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? चलो है, इससे हुआ उनका हिंदू रिलीजन बिलीफ खत्म। हिंदूज का एक बड़ा तबका हो गया उनसे नाराज। अब आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग। कभी सुने हो तुम इन पूरे वॉर के दौरान सिखों का नाम? नहीं सुनोगे तुम, क्योंकि किताबी कीड़े तो बन के बैठे हो। चलो कोई बात नहीं। 1857 की लड़ाई में इमीडिएट कॉज हुआ था। इसमें पता है क्या हुआ था? एक कैलिबर गन लो, राइफल, ठीक है, एनफील्ड राइफल। पब्जी वालों सामने आओ, बताओ कैसा होता है एनफील्ड राइफल? राइफल से कितनी दूर की गोली मारते हो? पब्जी वालों यार बताओ तो, कुछ तो काम करो, कुछ तो सीखो। अपने गन्स का नाम याद करो, मिनी यूजी और ओम, और कौन कौन से हैं? M4A1। तो ऐसी एक राइफल था, शायद ये 1857 के बाद या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1750 के आसपास की बात है कि गन्स का आया आविष्कार हुआ। तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 में। कब हुआ? 1914। उससे पहले लड़ाई किससे हो रही है? स्वॉर्ड। फिर बताओ। अरे भाई भाले, ढाल। एक लंबी दूरी की, जब अब गन्स आने के कारण ये हुआ कि एक लंबी दूरी का एरिया आप कवर कर पा रहे हो, ठीक है। क्रिश्चियंस कुछ भी खाते हैं, उनका ऐसा नहीं है कि भाई हम ये दिन ये नहीं खाएंगे, ये दिन वो नहीं खाएंगे, ये दिन वो नहीं खाएंगे। उनका तो फूड हर दिन रोज जैसा ही होगा, या तो जो भी होगा वो खा लेंगे। हमारे हिंदू बिलीव्स में आ जाओ, हमारे कुछ पुजारी बोलेंगे भाई हम तो नॉनवेज छुएंगे नहीं, नो नॉनवेज। आजकल के जमाने में एक वीगन आ चुका है, भाई हम तो दूध भी नहीं पिएंगे, हम तो वीगन आदमी है भाई। वैसे ही उस समय था ना कि गन का जो कारतूस था उसका स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है। जो कारतूस है ना पैक है, ये आपका गन का बुलेट है, ये कारतूस पैक है। क्यों? ताकि जो बुलेट है ना उसको सेफ्टी मिल सके। किससे? क्लाइमेट से। अब इसके पीछे का कारण क्या था? कोल्ड वेदर में अगर ये बुलेट के अंदर का जो गन पाउडर है वो गीला हो गया तो जस्ट विद अ सिंगल हेड ये बुलेट तो फायर ही नहीं होगी ना। जब ये बुलेट फायर ही नहीं होगी तो इसको कारतूस की मदद से इसको रखा गया बंद, ताकि वो टेम्परेचर, क्लाइमेट इससे बच के रहे। ये कारतूस किस चीज का बना था? अकॉर्डिंग टू अफवाह, या तो काऊ या तो पिग के मीट का। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो मुस्लिम से जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे,
उनके हिसाब से पिग खा सकते हैं क्या वो? शायद नहीं। और काउ, अरे भैया ये तो हमारी माता है। नो डाउट, आई एक्सेप्ट इट, मानता हूँ मैं भी, इससे जैसे बात नहीं, मैं भी एक बहुत अच्छे हिंदू रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गोस्वामी आदमी हूँ भाई, ब्राह्मण हूँ। किसी बात नहीं है, अरे ये ब्राह्मण वाली बात ऐसे मत ले लेना यार, बायस नहीं हूँ, बस बता रहा हूँ कि मैं भी मानता हूँ। बट सी, यहाँ पर बात ये है कि अब दो आपकी आर्मी में हर तरह के लोग हैं, सिख हैं और फिर हिंदू हैं, उसके बाद फिर मुस्लिम भी हैं। मुस्लिम में पठान मुस्लिम, जो वॉरियर जिनका रहता है मुस्लिम का आज भी। हिंदू में हो गए हमारे राजपूत, जाट, और सिखों में आ जाओ निहाल सिख, जो वॉरियर जीन है, ठीक है। तो मैं बात क्या कर रहा हूं कि अब बताओ, यहाँ पे सिखों को तो उस समय उतना भी ठीक है, मैं सिखों की बात इतनी नहीं की गई है हमारी हिस्ट्री के बुक में, तो हम उनकी बात अभी कभी करते हैं क्योंकि भाई ये तो आउट ऑफ जोन का टॉपिक है। कभी फ्री में आराम से बैठूंगा, पूरे सिख कम्युनिटी के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, एक लेक्चर इस पे लूंगा 2-3 घंटे का, नो डाउट। बट अभी इसको हम थोड़ा साइड करते हैं। बट हाँ, ये नाम याद रखना सिख, क्योंकि हमारे ना बहुत बड़ी चीज हुई थी, बताऊंगा तुम्हें मैं। अब सुनो, अब ये यार इंटरप्शन कुछ ज्यादा हो गया था, कोई बात नहीं। अब देखो, बात हमारी कहाँ हो रही, कारतूस की। तो कारतूस की बात कर रहे हो तुम, तो मेरी बात बताना। कारतूस पड़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूमर्स काउ और पिग मीट की। कारतूस किस से बना हुआ है? काउ और पिग मीट की। ओ भाई, जब ये कारतूस काउ और पिग मीट की बनी हुई है, अब ना हिंदू खाए, ना हिंदू इसे तोड़े और ना मुस्लिम। और ये कौन थे? आर्मी। हमारी आर्मी कौन थी? ये थी। सिख भी थे, ब्रिटिश भी थे, सिख भी थे और ब्रिटिश भी थे, लेकिन इनकी जो आबादी है वो इनसे तो कम थी भाई। हमारे इंडिया में आज भी सबसे हैवी आबादी किसकी है? हिंदू और मुस्लिम की। अब ये दोनों सेक्शन हो गया डिसऑर्डर। क्या आप हमारे बिलीफ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो? ब्रिटिशर्स ने कैसे इन सब पे कब्जा किया था, इन सभी आर्मीज पे? सब्सिडरी अलायंस, चलो बता दिया यार तुम लोगों को, सोचा था ढूंढोगे खुद से। और डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स। अब ये क्या था वो तो नहीं बताऊंगा मैं, बहुत लंबा लेक्चर लिया था मैंने इस पे यार, 20 मिनट का सिर्फ इसी लेक्चर पे लिया था। सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स। पॉलिटिकल कॉज का मेन इवेंट यही था, पता है ना? जब पॉलिटिकल कॉज का मेन इवेंट यही था, तो बात किन की कर रहे हो तो? भाई मैं नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊंगा? 20 मिनट का लेक्चर लेके बताया है मैंने तुम्हें पहले भी। चलो 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 चलो, अब शुरू करते हैं कहानी। अब मुस्लिम आर्मी ब्रिटिश के अंडर, हिंदू आर्मी ब्रिटिश के अंदर। अब ये दोनों पार्टी किसके अंदर? ब्रिटिशर्स के अंदर। अब इन दोनों का आपने कर दिया डिसऑबे, तो ये आपको अभी करेंगे क्या? जब आप किसी के साथ डिसऑबे रहोगे तो वो आपको अभी करेंगे क्या? जवाब है शायद ना। तो सेब हुआ प्रयागराज, मंगल पांडे, यूपी। अब ये थे ब्रिटिशर्स के कुछ खास, कुछ कमांडेंट थे जिनके काफी खास थे। मंगल पांडे, पता है क्या बता रहा हूं तुम्हें? वैसे मैं इमीडिएट काउज बता रहा हूं।
ठीक है, ये बहुत जल्दी में हुआ था, एग्जैक्टली बहुत इसके तुरंत बाद ही हुआ था 1857 का, क्योंकि आर्मी ने रिवॉल्ट छोड़ा था, रिवॉल्ट छेड़ा था। इवन 1947 का जो हमारा इंडिपेंडेंस मिला है वो भी आर्मी के कारण मिला है। कारण नेवी ने बाइकआउट कर दिया ब्रिटिशर्स को। सेम हमारी इन्फेंट्री आर्मी उस टाइम की 1857 की, प्रयागराज लखनऊ रीजन वाले, प्रयागराज मान के चलो, ठीक है, इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। प्रयागराज से मंगल पांडे लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स से, ठीक है। मंगल पांडे तो नहीं लड़े, वो आर्मी लड़ी उनकी पूरी की पूरी। मंगल पांडे तो खुद को मारने के लिए चले गए थे, यार आई वांट टू शूट माय सेल्फ, बट बच गए यार। चलो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। दिल्ली से कौन लड़ रहे थे? बहादुर शाह जफर। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। मेरे नाम, मेरे बच्चा, बताओ आगे की लड़ाई कहां की थी? बिहार, कानपुर। बताया था ना, हर चीज तो नहीं बताऊंगा मैं, काम करते हुए बता रहा हूं। ये कहानी क्यों स्टार्ट की मैंने इनकी? अभी तो मैं फिर से पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्यों बताया मैंने? तो पता है आर्मी तो रिवॉल्ट की ना, तो बाकी लोगों को मौका मिला। अब मैंने यहां पे बहादुर शाह जफर का नाम क्यों लिया? ये थे मुगल एम्परर। मैं जो बताना चाहता था इसलिए मैंने यहां पे लाया तुम्हें। ये थे मुगल एम्परर, इनके अगेंस्ट में खड़ा हुआ हमारा सिख। और ये पूरी लड़ाई लड़ी गई इनके अंदर में, इनके नाम के नीचे। अब सिख कम्युनिटी हो गई खड़ी ब्रिटिश के साथ। रीजन सिखों के जितने गुरु हैं ना, उनकी लड़ाई सिर्फ मुगल के साथ थी, समझे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, चार साहबजादे में राजा रणजीत सिंह, उसके बाद फिर आ जाओ बंदा सिंह बहादुर। सबकी लड़ाई किससे थी? मुगल से। अब ये जो वॉर की लड़ाई करी गई मुगल के अंडर में ही की गई। किनके अंडर में? बहादुर शाह जफर के अंडर में। अब तुम बताओ मुझे कि जब लड़ाई इनके अंडर में लड़ी गई, मुगल के अंडर में लड़ी गई, तो सिख कैसे इनके साथ खड़े होंगे भाई? सिख किससे हमारे साथ खड़े होंगे? ये खड़े हुए ही नहीं। अब ये रिवॉल्ट करने का कारण बता रहा हूं मैं एग्जैक्टली तुम्हें, ठीक है? रिवॉल्ट किस कारण से दबा? जो प्रयागराज की लड़ाई लड़ी गई थी ना मंगल पांडे के साइड से, आर्मी की लड़ाई थी जो, उसने दबा दिया हमारे सिख कम्युनिटी ने। सॉरी फॉर दिस वर्ड्स बट यही सच्चाई। उस समय इतनी नॉलेज उठी नहीं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए या तो ये चाहिए वो तो वो चाहिए, क्योंकि सबको लग नहीं रहा था कि वो कोई गुलाम भी है। सब अपने मतलब से ऐसे जी रहे थे क्योंकि उन्हें अपना फायदा तो मिल ही रहा था ना। तो उस मतलब के कारण इतनी चीजें बिगड़ गई कि पूछो मत यार। कैसे बताऊंगा तुम्हें अब आगे। आज भी जब मैं सोचता हूँ कि सिख हमारे थे यार, और ये हम पे ही हमला किए, हम पे ही अटैक किए, हमारे ही लोगों को मारे,
हमें ही कब्जा किए, हमें ही जेल में डाले। फिर लगता है कि कभी यूनाइटेड थे ही नहीं हम, और ना आज भी हैं। आज भी हम उसी चीज़ों पे लड़ते हैं, पॉलिटिकल काउज पे। राइट्स होते हैं तो उसमें हम मुस्लिम से लड़ते हैं, मुस्लिम हमसे लड़ते हैं, हम सिखों के कभी विरुद्ध होते हैं, कभी सिख हमारे विरुद्ध होते हैं। आज भी वही चल रहा है यार। बंद करो, प्लीज बंद करो। लास्ट टाइम भी हारे हो, क्यों? इन्हीं सब के कारण, अलग होने के कारण। और आज भी हार रहे हो, क्यों? अलग होने के कारण। आज यही है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ऐसे कोका कोला, पेप्सी जैसी कंपनी आ गई है। क्या करोगे? कंपनीज के अंदर ही काम कर रहे हो अभी भी। कोई बात नहीं, बस हमारी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एंड वी बिलीव इन दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, चल कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर से लाइन बोलूंगा, 1800 नामन की लड़ाई की बात फिर से चल रही है हमारी। कारतूस वाली कहानी खत्म हो गई। कारतूस में किसकी मीट थी? काऊ और पिग की। जब ये दो जानवर का मीट था तो ऑब्वियसली बात है कोई उसको खाने वाले है ही नहीं, मतलब ऐसा करके फेंकने वाले है ही नहीं, दांत लगाने वाले है ही नहीं। हाँ आइए भैया, इमीडिएट कॉज क्या था? आर्मी रिवॉल्ट कर गई। कारण आर्मी रिवॉल्ट करने का ये पिग वाला। ठीक, और चीज बताऊं, मजा आएगा जान के। इंडियंस जो आर्मी में थे ना, उनका हाईएस्ट पोस्ट क्या था पता है? सूबेदार नायक, हवलदार, और बताओ, और बताओ। सूबेदार हाईएस्ट पोस्ट है आपका। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के टाइम पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट आपको यही मिला था, सूबेदार का। तो अब हमें एक बात बताएं, आप बहुत प्यार से, आपके सामने आ रहे हैं ब्रिटिश कंपनी के ऐसे लोग, ये हैं सूबेदार जी, जिनकी है एबिलिटी बहुत ज्यादा, और ये हैं आपके लेफ्टिनेंट कर्नल अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ये है कौन? सूबेदार। ये है कौन? लेफ्टिनेंट कर्नल। इनकी एबिलिटी है इतनी ज्यादा, अब इनको मिल रहा है इतना कम। इनकी एबिलिटी है इतनी कम, इनको मिल रहा है इतना ज्यादा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ना, ये आर्मी में, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ना, ये पहले ही आर्मी में काफी हद तक डिसऑर्डर बना रखा था। लोग नाराज तो थे भाई, तुम्हारी एबिलिटी है कि तुम्हें 100 नंबर मिले और तुम्हारे टीचर ने अपने एक फेवरेट स्टूडेंट को दे दिया 100 नंबर और तुम्हें दिया सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर या 80 नंबर, तो बुरा तो तुम्हें लगेगा भाई। तो इसी बात का तो फायदा उठाया मेरे किस्सस ने। अब हमारी आर्मी पहले से ही उनसे नाराज खाई हुई थी। आर्मी के कॉल में ये भी तुम लिख सकते हो कि हमारी आर्मी को अच्छे पोस्ट मिले ही नहीं। द ग्रेटेस्ट पोस्ट कौन सा था? सूबेदार नायक। ठीक है, सूबेदार नायक के पोस्ट के लिए इतना है। अब ये लोग तो लड़े, ये तो पहले से ही खास खाए हुए थे कि भैया मेरे साथ तो गलत हो रहा है, हमें चाहिए इंसाफ। लेकिन ये बात उठी नहीं थी। आर्मी को कारण मिला, लड़ाई की, आ जाओ भिड़ते हैं। हार गए यार, सिखा गए थे। हाँ, बहादुर साला पर बूढ़े हो गए थे। दिल्ली की लड़ाई का कोई मतलब नहीं बना। रानी लक्ष्मीबाई अकेली क्वीन थी, कितना ही लड़ती वो। बाकी नाम आप याद करो, तो फेमस नेम थे इसलिए मैंने बोला। कुछ खुद भी याद करो, एग्जाम में क्या लिखोगे वरना। अगर टीचर को इम्प्रेस करना है तो कुछ वैसे शब्द याद जरूर करना जो सारे बच्चे याद करके नहीं जा रहे हैं। ऐसे नंबर पता है, टीचर आपसे इम्प्रेस होता है और नंबर बढ़ा के देता है। चलो अब एक बात बताना फटाक से,
जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बस वो समझना। इमीडिएट काउज पे मैंने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये आपका 15 नंबर या तो 5 नंबर ये क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपको मैंने पढ़ाया पॉलिटिकल काउज, आपको मैंने क्या पढ़ाया था, पॉलिटिकल काउज। अगर आपके एग्जाम में आता है कि पॉलिटिकल कॉज आखिर ऐसा क्या क्या था राष्ट्र की लड़ाई की, तो 2 पॉइंट पे अगर आप कहानी लिखते हैं, कौन कौन सा 2 पॉइंट, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, इन 2 पॉइंट पे अगर आप पूरी कहानी लिखते हैं तो दिक्कत क्या है। पॉलिटिकल कॉज में अगर 5 नंबर पे आता है वो तो 5 नंबर पे क्यों नहीं लिख सकते हो। और जब तुमसे पूछे कि व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस तो उस पर भी लिखो, पढ़ाया तो है मैंने। डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स क्या है वो पूछे तो वो लिखो, और जब पूछे कि पॉलिटिकल कॉज का तो दोनों मिला के लिख दो यार, 5 नंबर में हो जाएगा। इस दो कॉन्सेप्ट को मिला के लिखने पे तुम्हें कम से कम 10 से 15 लाइन लिख दोगे यार, बड़ा वाला लिखना थोड़ा, राइटिंग बड़े लिखो, अच्छे लिखो, सुंदर लिखो, गोल गोल लिखो, बड़े प्यारे लगता है। अरे हाँ मैं बात कर रहा हूँ राइटिंग का यार, चलो मेरी खराब है तुम तो सही करो यार, मेरे स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, मैं अप्रोच कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ओके, सोशल और रिलीजियस कॉज में क्या लिखा तुमने, सती प्रथा, विडो मैरिज, इन दोनों को हाईलाइट करो। किन्होंने किया, राजा राम मोहन राय ने। क्यों किया, क्योंकि वो इस सोशल प्रैक्टिस से काफी हद तक डिसऑबे करते थे, ये बहुत गंदी इविल प्रैक्टिस थी भाई, किसी की आप लाइफ को कैसे बर्न आउट कर सकते हो। सोचो, लिखो, एसएसटी ऑलवेज अबाउट थिंकिंग एंड राइटिंग, सोचो लिखो, लिटरेचर है यार। चलो आगे बात करते हैं। इमीडिएट कॉज बता दिया, आर्मी कॉज बता दिया, ओ इकोनॉमिक कॉज बचा है, चलो शुरू करते हैं। देखो इसको सबसे लास्ट में रहने का बस एक कारण, ये ना बहुत करेक्टेड नहीं है यार, ये एग्जाम में भी कम ही पूछा जाता है इकोनॉमिक कॉज, क्योंकि इसमें तुम 2 ही चीज लिख सकते हो, ड्राउट आया था, ठीक है, लेकिन हमारे फ्री मार्केट के कारण ब्रिटिश ने हमसे जो रॉ मटेरियल था वो काफी चीप प्राइस पे लिया था, और हमें जो प्रोडक्ट लाके दे रहे थे वो महंगे थे। ये अपने पास क्यों लेके जाते थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, इनको बनाना पड़ा आसान, रॉ मटेरियल से चीजों को बनाना हुआ आसान इनके लिए, क्योंकि ये तो फैक्ट्री लगा के काम कर रहे हैं, लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं। जब ये फैक्ट्री लगा के लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं तो इनके लिए रॉ मटेरियल से जो सामान बनना था वो भी आसान था, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना पड़ा इनका, कम। और वहीं पे हम जैसे इंडियंस, गांधी जी का चरखा जानते हो मेरे भाई, ऐसी गोल भाई, गांधी जी के चरखे की बात हो रही थी हमारी। गांधी जी के चरखे की मदद से क्या होता था, हैंडलूम। अब एक बात बताओ तुम मुझे, जो एक इंसान खुद के हाथों से ऐसे करके बीन रहा है उसको ज्यादा समय लगेगा, जो मशीन से हो रहा है उसको ज्यादा समय लगेगा बनाने में, मशीन वाला कम लगेगा ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यही तो दिक्कत हुई कि ब्रिटिशर्स ने सारे रॉ मटेरियल चीप प्राइस पे लेकर चले गए। अब जब वो लेके चले गए चीप प्राइस पे सामान, और फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिल्कुल कम पड़ रहा है, और वो जब सामान ला के दे रहे हैं इंडिया में, ठीक है रॉ मटेरियल तो महंगा ही दे रहे हैं वो सामान, यहाँ पर लाके जैसे कि मान लो 10 रुपए में खरीदना उन्होंने 100 रुपए में बेच रहे हैं। अब एक बात बताओ मुझे, पॉइंट ऑफ लाइट क्या है, तो जो हमारे व्यूअर्स थे, ठीक है, उनके तो कॉस्ट पड़ रहा है भाई 20 से 30 रुपए प्रोडक्ट का रॉ कॉस्ट, अब ये बना के बेच रहे हैं 150 में। लेकिन एज ए कंज्यूमर, अगर तुम एज ए कंज्यूमर देखो तो तुम 150 का सामान लोगे कि 100 का सामान लोगे, आई थिंक 100 का, राइट, क्योंकि हर कोई चाहता है कि चीप एंड बेस्ट में मिल जाए सामान, खास करके मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे हम, जैसे आप, जैसे हम लोग आते हैं वैसे बात करते हैं, तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि कम पैसे में अच्छा मिल जाए वही ज्यादा अच्छा है। तो ब्रिटिश अच्छी क्वालिटी भी दे रहे हैं, कम पैसे में भी दे रहे हैं, अपने इंडियन व्यूवर्स की लग गई, अब वो कोई कमाई का ऑप्शन बचा नहीं उनके पास। और इन द सेम वे वो ब्रिटिशर्स ने रॉ मटेरियल भी कम पे लिया तो हमारे फार्मर्स की भी लग गई, क्योंकि वो तो अपने एक अच्छा खासा कॉस्ट भी कवर अप नहीं कर पाए। इन द सेम वे
हमारे फार्मर्स को भी कम प्राइस में सामान मिला, अपने जो प्रोडक्ट था उनका रॉ मटेरियल उसका प्राइस उन्हें कम लगाना पड़ा, उनका प्रॉफिट भी हुआ ना के बराबर। एक बात बताऊं, हमारे बिहार में ना एक चंपारण नाम की जगह है, वहां हुआ हमारे यहाँ इंडिगो की खेती। और इंडिगो की खेती के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी, कि जहां इस चीज की खेती होगी उस फील्ड में फिर कोई भी नॉर्मल फूड जो क्रॉप है वो आप नहीं उगा सकते। तो हमारी जमीन भी हो गई राधे राधे, खत्म। हमारे फार्मर्स को मिला भी कुछ नहीं, जमीन भी चली गई। अब एग्जैक्ट दिन क्या हो जाए हमारे पास, ये हाथ बना के दिखाऊं, अरे यार सब तो कुछ नहीं मिला है, हमारे हुए इकोनॉमिकली लॉस। अब इकोनॉमिक कॉस्ट लॉस से क्या हुआ कि हमारे फार्मर्स भी प्रोटेस्ट में आए और बिजनेसमैन भी आए। अब इकोनॉमिक लॉस में फार्मर्स और बिजनेसमैन ही तो है भाई मेन इनकम कंट्री की। अब ये भी स्टैंड कर रहे हैं भैया हमको तो नहीं रहना आपके साथ, आर्मी भी बोल दी कि हम तो नहीं रहेंगे आपके साथ, कारण बता चुका हूं। और सोसाइटी ने भी बोल दिया भैया आप हमारे मामले में दखलंदाज कर रहे हो, हम भी नहीं रहेंगे आपके साथ। अब सब तैयार हो गए कि भैया राधे राधे हो जाइए आप हमारे घर से, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। हुआ 1857 की लड़ाई, लेकिन दिक्कत हो गई कि सिखों ने आके दबाव दिया उसमें, अब ये हुआ ग्रीड के कारण सब अलग अलग लड़े। और जब अलग अलग लड़े तो यूनिटी दिखी नहीं, तो 1857 में हमें आजादी मिली नहीं। चलो आज का हम चैप्टर यहाँ पे खत्म करेंगे, बट हम कुछ चीजों को तुम्हारे मन में डालना चाहते हैं जो सवाल तुम अगले चैप्टर के साथ सोच के आना। पहला सवाल, 1857 के बाद अगले 100 साल में ऐसा क्या हुआ कि 1947 में हमें आजादी मिली, हम इंडियंस के दिमाग में क्या आया, गांधी जी का क्या इंपैक्ट रहा, ताकि अगली बार जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊं, इंडियन रेवोल्यूशन 1947 इंडिपेंडेंस की लड़ाई, तो उस समय तुम्हें समझ में आए क्या क्या पॉइंट है। 1857 की लड़ाई से तुम्हें क्या क्या गलतियां हुई थी, अभी पूरी स्टोरी में मैंने 10 बार गलतियां गिना दी हैं, अभी लास्ट में भी गिना के गया हूं। तो ये गलतियां आप याद करके आए, अगले चैप्टर के हिसाब से बहुत मजा आने वाला है। और अंतिम और आखिरी बात, बोर्ड काफी नजदीक है तो पढ़ाई करते रहें। राधे राधे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर।